तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में। मैंने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर दिया है और चीजों को मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या है, इसके बारे में देखिए। देखिए, जो भोजन होता है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं, ये कभी कभी अधिकतर देखा है ये जटिल अणुओं के रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं। यानी कभी हम सेब खा लिए, कभी अमरूद खा लिए, है ना। ये जो भोजन भी नॉर्मल जैसे रोटी खाते हैं ना, तो ये चीजें क्या होती हैं, ये जटिल अणुओं में आती हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जब हम उसको मुंह में लेकर जाते हैं, उसके पश्चात में मुंह में हम उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांटते हैं, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, छोटे टुकड़ों में बांटे, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सरल अणु यानी सिंपल मॉलिक्यूल में परिवर्तित करना, इसे बोलते हैं, है ना। रोटी को लेकर गए, मुंह को चबाए, उसको छोटे छोटे खंडों में बांटे, तो ये जो प्रक्रिया है वो कहा जाता है कि मैंने जटिल अणुओं से भोजन को सरल अणुओं में डिवाइड कर दिया, मतलब बना दिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही भोजन का हम पाचन कहते हैं, है। परिवर्तित आपने कर दिया, तो मैंने कहा कि भोजन का आपने पाचन कर दिया, लेकिन अभी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, अभी अपने पाचन को मुक्त में किया। ठीक है, तो ये यही अवस्था कहते हैं, पाचन कहलाती है। था इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले जो अंग होते हैं, है ना, जितने भी अंग होते हैं जो इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है, इन अंगों को, जितने भी अंग होते हैं, इनका एक जो समूह होता है ना, ये सारे जो समूह होते हैं, इन सभी समूहों को पाचन तंत्र नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, पाचन तंत्र। इंग्लिश में क्या बोला गया है, इंग्लिश वाले बच्चे कैसे समझेंगे, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, कन्वर्ट कर देना। क्या कर देना है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। आपको क्या कर देना है, देखिए मैंने इंग्लिश की जो लैंग्वेज यूज की है बहुत ही आसान सॉफ्ट लैंग्वेज है, इसको आप एक दो बार पढ़ लो, है ना, और अपने मन से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में इसको लिख सकते हो। इस काल डाइजेशन ऑफ फूड, इसी को डाइजेशन ऑफ फूड बोला जाता है ना। एंड द ग्रुप ऑफ द ऑर्गन्स दैट कंप्लीट दिस प्रोसेस कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। इजी लैंग्वेज में बताया गया। अब इसमें देखो, मैंने पिक्चर के माध्यम समझाया भी कि ये क्या है, ये सभी कॉम्प्लेक्स कार्बन है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बन आते हैं, जिसमें यहाँ पर देखो बताया गया, ब्रेड दिखाया गया है ना, वेजिटेबल्स दिखाए गए, बनाना दिखाया गया है ना, फ्रूट्स हो गया, ये सभी क्या आते हैं, जिनको हमको मुख में ले जाना है और कुछ देर इनको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बन क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिनको मैंने लिक्विड के रूप फॉर्म में लिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो, उसका पाचन मुख में होता है, अभी आगे बात करेंगे। फिर उसका पाचन हमारे जो पेट में होता है, स्टमच में होता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, है ना। तो ये सब पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें देखो मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जटिल एवं सरल अणुओं को ग्रहण करना, आपने मुख के अंदर आप ले गए, फिर मुख का ग्रसनाल में पाचन, उसका ग्रसनी में होता है, मुख में होता है, ग्रसनी और ग्रसनाल में पाचन हो गया, छोटी आंत बड़ी आंत में पाचन, है ना। तब उससे क्या होता है, जब पाचन हो जाता है तो इसके जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, है ना, जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर मजबूत होता है और तभी हम काम कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया होती है। तो मैंने लिखा है, भोजन के जटिल और सरल अणुओं को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा सबसे पहले इनका पाचन हम कहाँ करते हैं, मुख में करते हैं, फिर ग्रसनी में करते हैं, फिर ग्रासनाल में करते हैं, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, है ना। बड़ी आंत में इसका पाचन होता है और एंजाइम और अम्ल पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए और हम आगे देखते हैं। ये क्या करना, इसी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कहोगे तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। इतना ही पढ़ना है, लिख देना, सिंपल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, शरीर की वृद्धि एवं शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए हमारे शरीर को निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमें जो पदार्थ चाहिए वो कौन कौन से चाहिए, है ना। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, है ना।
कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है इससे पहले हम बता चुके हैं, विटामिन कहाँ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलते हैं, बात कहते हैं। दूसरा होता है फैट्स यानी वसा, तीसरा होता है प्रोटीन, है ना, चौथा क्या होता है, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो ये 6 चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको कितना लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तभी आपका जो शरीर होगा वो स्वस्थ रहेगा। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे हमें मिलता है ग्लूकोज, क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। इजी, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें अधिक मात्रा में ग्लूकोज मिलता है। प्रोटीन से क्या मिलता है, तो प्रोटीन से हमें मिलता है अमीनो अम्ल, ठीक है। वसा से क्या मिलता है, वसी अम्ल मिलता है, फैटी एसिड मिलता है, ठीक है। विटामिन, खनिज और लवण, जल का अवशोषण हमारा पाचन तंत्र आसानी से कर लेता है। इंपॉर्टेंट नोट देखिए कि विटामिन आपने खाया, आराम से हमारा शरीर इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। खनिज लवण, जल, इन चीजों को आसानी से इनका अवशोषण हो जाता है, परंतु एंजाइमों के द्वारा पाचन तंत्र को कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, है ना, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसी अम्ल में बदलना पड़ता है। इनका तो पाचन आसानी से हो जाता है, विटामिन, खनिज लवण, यानी यहाँ जो इधर वाले हैं इनका आसानी से पाचन हो जाता है। पाचन हमें किसका करना, हमारे शरीर को दिक्कत होती करने में, तो यहाँ से ये जो चीजें हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन चीजों के पाचन में हमें, हमारा जो शरीर है उसको वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और इसी कार्य के लिए हमारा जो शरीर है इन्हीं कार्यों पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। यानी हमारा शरीर कौन कौन से कार्य करता है, कैसे करता है, और क्या क्या चीजें हम याद रखें जिससे कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, तो इन चीजों के बारे में ही हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से आपको पढ़ना है ना। तो पहला पढ़ना है आपको माउथ, मुंह पढ़ना है, एसोफेगस पढ़ना है यानी ग्रास नली पढ़ना, पेट यानी स्टमक पढ़ना, अग्नाशय यानी पैनक्रियास पढ़ना है, यकृत या जिगर यानी लिवर को पढ़ना है, गाल ब्लैडर को पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ना, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इन चीजों को हमें क्या करना है, इसी वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ना है। और जब ये पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी। देखिए हिंदी में मैंने बता भी दिया है। इस मुख में हमें क्या पढ़ना है, मुख पढ़ना, तालु, है ना, जिह्वा, दांत, ये सब पढ़ेंगे। ग्रास नली, रश्मि पढ़ना है, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है ना, इन सब चीजों के बारे में हमें आगे अभी पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने देखो पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। ये है ना, ये हमारे अंग है, इस प्रकार से अंगों का शेप, आकार होता है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से अंगों का आकार होता है, इनको हम अलग अलग करके अभी आपको बताएंगे। यहां से देखिए भोजन के पाचन के 5 चरण होते हैं। अगर पूछा जाए भोजन के पाचन के कितने चरण होते हैं, तो 5 चरण होते हैं। ये लॉन्ग में आप लिखोगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भोजन के पाचन में कितने चरण होते हैं, पहले आपने परिभाषा बता दी, उसकी डेफिनेशन बताई, है ना, उसके बाद में उससे पाचन में कौन कौन से अंग वर्क करते हैं उनके बारे में बता दिया। देयर आर 5 स्टेज ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन कितने स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला होता है अंतःग्रहण, और अंतःग्रहण को आप लोगों को पहली हेडिंग में लिखना है इंजेशन। क्या लिखना है, इंजेशन, अंतःग्रहण। तो ये देखिए मैंने हिंदी में इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करके दिखाया है, जिससे कि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। पाचन को बोलते हैं डाइजेशन, अवशोषण को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण, इसका स्वांगीकरण होता है ना, एसिमिलेशन होता है, ये स्वांगीकरण कहलाता है। और मल परित्याग कहता है डिफिकेशन। क्या कहा जाता है, डिफिकेशन। अब समझो हमें समझना क्या है यहाँ पर। देखिए पहले भोजन को क्या करना है, आपको अंतःग्रहण ले जाना है, मुख के अंदर ले जाना है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा पाचन का, ठीक है। फिर पाचन होगा, पाचन से जो हमें चीजें मिलेंगी, है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, अभी मैंने इससे पहले जितनी भी चीजें 6 चीजों के बारे में बताया, वो चीजें जो मिलेगी उनको आपका शरीर अवशोषण करेगा उनका। उसके बाद में उसका कहां पर किस पदार्थ की कहां पर कितनी जरूरत है, इस चीज को स्वांगीकरण कहते हैं। कहां कहां कितना भेजना है, जैसे कहीं पर आपका अंग कोई क्षतिग्रस्त है, कट गया है, छिल गया है, वहां पर ज्यादा मात्रा में वहां पर जो
प्रोटीन, विटामिन चाहिए, इन चीजों को पहुंचाना है, तो वो वहां पर कहते हैं एसिमिलेशन करना है ना। लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिफेकेशन कहते हैं। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। भोजन को मुख तक ले जाना ही अंतःग्रहण कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल है ना, यहाँ कोई आपको लॉजिक नहीं लगाना है। भोजन उठाया अपने मुख के अंदर ले गए और यही हो गया अंतःग्रहण, है ना। इंग्लिश में क्या लिखोगे? तो टेकिंग फूड, फूड टेकिंग, है ना, यहाँ टेकिंग फूड किया इनटू द माउथ, माउथ में ले गए, और इसी को बोलेंगे इज कॉल्ड इंजेक्शन, है ना। इसी दूसरा देखो, यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चों को समझना क्या है, यहाँ पर ये समझना है कि हम एक्शन मतलब अपने शरीर के हिसाब से, मतलब अपने शरीर पर हम फिगराइज करें, उसको देखें कि हमें वर्क यानी हम एक्शन कौन सा करें। भाई खाना को लेकर गए, यही हमको बता देना है ना, कोई अलग हमको रटना नहीं है। हमें कोई चीज प्रैक्टिकल करके देखनी, उसे रटना नहीं है, चीज याद रखना, ठीक है। तो पहला आपने क्या किया? भोजन को मुख तक लेकर गए, यही पहला काम होगा, इसे कहेंगे इंजेक्शन। भोजन को अब मुख के अंदर लेकर जाओगे तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, कणों में तोड़कर उसका पाचन करना, उससे पोषक तत्व प्राप्त करना, ये काम होगा पाचन। तो पूछ लिया पाचन क्या है, तो पाचन में बताओगे जब भोजन आपने किया उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उससे जो पोषक तत्व है उसे प्राप्त करना ही पाचन कहते हैं, सिंपल। तो डाइजेस्टिंग फूड बाय द ब्रेकिंग इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग इज कॉल्ड डाइजेशन। तीसरा क्या हुआ? जो बचे हुए भोजन का जो बचा हुआ भोजन है उसे जो आपने पोषक तत्व प्राप्त किया, है ना, उसको प्रत्येक अंग तक पहुंचाना, यानी रक्त में, पहले रक्त में पहुंचाना और रक्त से प्रत्येक अंग में पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण, ठीक है। ऊर्जा के रूप में संचित करना एब्जॉर्प्शन कहलाता नहीं, अवशोषण कहलाता। द रिलीज ऑफ द लिफ्ट अवर फूड इनटू द ब्लड इज स्टोर्ड एज एनर्जी। स्वांगी एसिमिलेशन क्या होगा? स्वांगीकरण रुधिर अवशोषित भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाना तथा जीव द्रव्यों का निर्माण करना। जीव द्रव्यों का निर्माण करना, जीव द्रव्य क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाना, है ना। जैसे अभी कोरोना आ गया था, कोरोना के समय बहुत से लोगों को बहुत सी समस्या है, किसी लोगों को कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जीव द्रव्य बन गए, यानी एंटीबॉडीज बन गई जो कि कोरोना से लड़ने में सक्षम थी, है ना। इसीलिए एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है ना। तो ये क्या है? ये आपका जीव द्रव्यों का निर्माण करता है भोजन, अगर अच्छा पौष्टिक भोजन ले रहे हो। अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको गुदा द्वारा यानी एनस के द्वारा बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है डेफेकेशन, है ना। हम आशा करते हैं चीजें, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को 2 बार देखना है। क्या कर लेना है? वीडियो को 2 बार देख लेना है ना। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। चलिए देखिए, मानव पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट में बटा होता है? तो बेटा ये 2 पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। पहले को बोलते हैं आहार नाल, है ना, यानी एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल पहला क्या होता है? आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल। दूसरा क्या होता है? सहायक पाचक ग्रंथियां, पंचक नहीं है, पाचक है, ठीक है, हो गया। सहायक पाचक ग्रंथियां, इसमें आ जाता है एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आहार नाल में क्या होता है? तो आहार नाल में आ जाता है मुख एवं मुख गुहा। पहला नंबर क्या होता है? बकल केविटी। क्या होता है? बकल केविटी, ठीक है। मुख गुहा, ये जो मुख में जो गुहा होती है यहां से लेकर के यहां, इसको कहा जाता है बकल केविटी, ठीक है। यह इस मुख में जो प्रोसेस होता है। दूसरा होता है एसोफेगस या फिर फूड पाइप, ग्रास नली, है ना। तो ये जो ग्रास नली होती है यहां से यहां तक के, इसको बोला जाता है फूड पाइप, है ना। यहां से ये सीधे चली आई यहां तक, है ना। तो ये कहलाया ग्रास नली या फिर एसोफेगस। फिर आया स्टमच यानी पेट आया। तो पेट क्या हो गया? यहां से लेकर के ये वाला जो पार्ट है जो जे आकार का बना होता है, ये हमारा है स्टमच। फिर भोजन जाता है किसी स्टमच से नीचे, जो ये होती है ये छोटी आंत में जाता है ना। अभी आप लोगों परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके बाद में इसी को थोड़ा बड़ा करके जूम करके एक ही चीज दिखाऊंगा, एक ही चीज को बताऊंगा। अभी केवल समझ लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस में जाकर के काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? ग्लैंड्स कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती हैं, है ना।
तो उसमें पहली जो ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथि होती है, उसे सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर जठर ग्रंथि होती है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। फिर यकृत, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास और इंटेस्टाइन, है ना। तो ये जो चीजें हैं, 6 जो ग्रंथियां होती हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है भोजन के पाचन में। चलिए हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख, क्योंकि कुछ बच्चों का ये है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। चलो पढ़ लो अच्छी तरीके से, यानी थोड़ा सा इसको आप, हाँ चलो मुख गुहा देखिए। पहला पॉइंट है मुख गुहा, यानी माउथ एंड बकल कैविटी। जो माउथ होता है ना, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 कौन कौन से पार्ट? पहला पार्ट है दांत, दांत को अंग्रेजी में कहते हैं टीथ, है ना। जीभ, जीभ यानी टंग। लार ग्रंथियां यानी सलेवरी ग्लैंड्स। टीथ समझ लीजिए, देखिए टीथ जो हमारे दांत होते हैं वो भी कई प्रकार के, है ना। एक जो वयस्क मनुष्य होता है 32 यानी 32 दांत होते हैं उसके। इनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे ये जो आगे वाले दांत है, ये दो दांत हैं, तो कहावत कही जाती है कि जो आगे दांत दिखाने के लिए होते हैं, ये जो 2 दांत होते हैं ये दिखाने के लिए होते हैं। अगर ये दांत नहीं है तो कभी कभी ये भी होता है कि अगर जिसकी शादी होने वाली होती है, शादी भी रुक सकती है। इसीलिए ये जो दांत होते हैं दोनों दिखाने के लिए होते हैं। इसके बाद में ये वाले दांत, ये 2 दांत, ये जो 2 जोड़ी जो दांत होते हैं ना, ये होते हैं, इनको कहते हैं कृंतक दांत। क्या काम होता है? कृंतक, है ना। तो ये कृंतक दांत होते हैं। ये जो दांत होते हैं, ये एक दांत है ना, और ये जो दांत होते हैं, ये दांत कहलाते हैं रदनक, यानी कैनिस बोलते हैं इनसे, इनके इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर चवर्णक, ये जो दांत होते हैं जो चीरने और फाड़ने में काम लिए जाते हैं, तो इनको प्री मोलर बोला जाता है, नहीं चवर्णक बोला जाता है। और ये दाढ़ होती है, इनको मोलर बोला जाता नहीं, आगे चवर्णक बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये देखो लिप्स है, मैंने बताया है ना, ये गम्स है, ये सभी चीजों को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो देखिए इन चीजों को आपने पढ़ लिया, है ना। इंसीजर, कैनिस, प्रीमोलर, मोलर्स, ये 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। अब जीभ को देख लें, टंग इसी प्रकार से, देखिए ये टंग का शेप बना हुआ है ना, अपेक्स ऑफ द टंग है, सबसे जो ऊपरी टंग है ना, बॉडी ऑफ द टंग यहाँ पर बताया गया है ना। तो ये सब चीजें हैं, आप इसका देख लीजिए फिगर, और इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्लैंड। देखिए सबसे जो ऊपर यहाँ पर ग्लैंड होती है, ये वाली जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, इसको बोल देंगे पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? पैरोटिड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है यहाँ पर, यानी जो ये होता है इसी के नीचे, ये वाली जो ग्लैंड होती है, इसको बोला जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, ठीक है। और सबलिंगुअल, यानी ये जो हमारा दांत है, सेम दांत के नीचे जो ग्लैंड होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। अगर इस जीभ को आप ऊपर उठाए रखोगे थोड़ी देर, तो देखोगे कि नीचे जो लार ग्रंथियां है ना, जो सब लिंगुअल जो ग्लैंड है, यहाँ से लार आ जाएगी आपके मुख में। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज मैंने सीख ली, है ना, समझ में आ गया। अब दूसरा, इन चीजों के बारे में पढ़ लेंगे, है ना, जिससे कि आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। किताब में इतना अच्छा नहीं दिया गया, इसीलिए मैंने एक ही चीज को डिफाइन भी कर दिया है। आपको किताब भी ना पढ़नी पड़े, अगर 3-4 बार वीडियो देख लोगे तो आपको चीजें सब याद हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देख देना, चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, है ना। दोनों को मैंने ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया है। चलिए देखिए, तो जो लार ग्रंथियां होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड होती हैं, वो होती है 3 प्रकार की। पहली मैंने बताया था पैरोटिड ग्रंथि, यानी पैरोटिड जो ग्लैंड्स है। फिर सब मैंडिबुलर ग्रंथि, यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। फिर सबलिंगुअल ग्रंथि, यानी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो पूछे कोई अगर पूछता है, एग्जाम में आ जाता है कि ग्रंथियां कितनी होती हैं, है ना, तो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी है? 3, ठीक है। जो जीभ के नीचे ऊपर करोगे इसके नीचे, हाँ, जीभ के नीचे
जीभ और गाल के किनारों में पाई जाती है। जीभ के किनारे और गाल के किनारे में पाई जाती है। पैरोटिड जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो है पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जबकि जो सबलिंगुअल ग्रंथि है वो सबसे छोटी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी छोटी पता चल गया है ना। इसकी जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, और भी सहायक जो ग्रंथियां है ना, इसमें बताया गया कि 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने लीटर लार बनती है ना, निकलती है। तो 1 से 1.5 लीटर। इंग्लिश में मैंने लिख दिया, देयर आर 3 pairs of the salivary gland in the human mouth, which are the found under the tongue, on the side of the tongue and cheeks. The parotid glands in the large glands, while the sublingual gland is the smaller salivary glands. 1 and 1.5 liters of the saliva is the secreted from our mouth every day. ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चलिए और आगे देखते हैं कितनी चीजें। अच्छा, तो क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है ना, बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें पढ़ना है। अभी तो एक ही हम ये केवल ग्रंथियों के बारे में पढ़े हैं ना। अभी तो हमें इस्टमस के बारे में पढ़ना है ना, इसोगस के बारे में पढ़ना है, यानी इस फूड पाइप के बारे में पढ़ना है, फिर स्टमस के बारे में पढ़ना है, फिर हमें लार ग्रंथियों को, ये उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, लीवर के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा ब्रॉड हम क्या करेंगे, एक वीडियो इसका और बना देंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में थोड़ा समस्या होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें पाचन तंत्र का नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। उसमें और अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, और उसके बाद में जो कुछ क्वेश्चन है उनका भी डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे जो जो एग्जाम में आते हैं या आएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आप अपलोड करें वैसे आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।